आप सबका स्वागत है फिर से। अभी तक हम देख रहे थे एक व्यापार का योजना क्या होता है, व्यापार के योजना बनाने का प्रक्रिया क्या होता है और व्यापार के योजना में क्या घटके होते हैं। मार्केटिंग और सेल्स प्लान देख चुके हैं, प्रोडक्शन प्लान देख चुके हैं। आइए चलिए अब देखते हैं पीपल प्लान। तो पीपल प्लान पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मार्केटिंग और सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान में था, पीपल प्लान में भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा, मार्केटिंग और सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान को क्रियान्वित करने के लिए हमें किस तरह के कर्मचारी और बाकी लोग यानी व्यापार में अन्य कार्य के लिए कैसे कर्मचारी की आवश्यकता है। तो आपने योजना तो बना लिया, ये योजना को काम पे लगाने के लिए कैसे कर्मचारी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि कौन से कर्मचारी कौन सी जिम्मेदारियां निभाएंगे, कौन से कर्मचारी कौन से निर्णय लेंगे। ये जो कर्मचारी आप रखेंगे काम पे वो क्या करेंगे, प्रतिदिन या प्रति महीना क्या करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे, किस विषय के बारे में निर्णय लेंगे। कौन से कर्मचारी को किस विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होगी। ये जो कर्मचारी काम पे लगाओगे आप, उनको किन किन कौशल या क्षमताओं की जरूरत पड़ेगी। इस व्यापार का संगठनात्मक संरचना कैसी होनी चाहिए। अगर व्यापार में एक से ज्यादा आदमी काम कर रहा है तो उस व्यापार का संगठनात्मक संरचना कैसी होगी। किस कर्मचारी का क्या जिम्मेदारी होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सबसे ऊपर बैठेगा, ये सब आपको तय करना है। उसके बाद हम किस तरह के कर्मचारी को कितना वेतन देंगे, कर्मचारी जो काम पे आएंगे उनका वेतन या मजदूरी कैसे होगा, कितने देंगे, किसको कितने देंगे, कब देंगे, ये सब। वेतन के अलावा अन्य भत्ते और अधिकार कर्मचारियों को देंगे या नहीं, और अगर देंगे तो क्या देंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और फिर कौन से कर्मचारियों को हम कितनी छुट्टी देंगे, छुट्टी कानूनी तौर पे छुट्टी देना, उसके अलावा हर कर्मचारी को सालाना कुछ छुट्टी देना, इन सब मामलों पे आपको विचार करना होगा। इसके अलावा हमारी नौकरी देने की प्रक्रिया कैसी है। महत्वपूर्ण कर्मचारी की भर्ती हम कब से करेंगे, व्यापार जब शुरू होगा हम कब कर्मचारियों को लाएंगे व्यापार के अंदर। कौन लोग व्यवसाय में शामिल होंगे, वे किस कर्मचारी के रूप से काम करेंगे, क्या क्या करेंगे रोज, उनको कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है और कौन ये। और उसके चलते जो लोग व्यवसाय में शामिल होंगे उनके लिए जो आवश्यक कौशल नहीं है, उनके पास जो आवश्यक कौशल नहीं है, उसके लिए हमारा प्रशिक्षण प्लान क्या है, हम उनको प्रशिक्षण कैसे देंगे। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि इस पीपल प्लान यानी पीपल योजना का अवलोकन करने के बाद हम अब हर प्रश्न के बेहतर ढंग से समझेंगे, हर प्रश्न को बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए एक एक सवाल उठाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि मार्केटिंग और सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान को क्रियान्वित करने के लिए हमें किस तरह के कर्मचारी और बाकी लोगों की आवश्यकता है। मार्केटिंग और सेल्स प्लान योजना बना लिया, प्रोडक्शन प्लान बना लिया, बनाने के बाद इन पे काम करने के लिए कैसे कर्मचारी की जरूरत होगी आपको। छोटे से छोटे व्यापार में भी किसी ना किसी को मार्केटिंग और सेल्स का काम करना पड़ेगा और उत्पादन काम यानी प्रोडक्शन का काम भी करना पड़ेगा। हर एक बिजनेस में ये जरूरी है। यदि कोई उद्यमी एक छोटा व्यवसाय शुरू कर रहा है, हो सकता है वो
स्वयं ये सारे काम कर रहे हो, या एक आदमी को काम पे रखें, वही एक आदमी मार्केटिंग भी कर रहा हो और प्रोडक्शन के काम भी कर रहा हो। फिर भी हर उद्यमी के लिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि व्यवसाय को सफल होने के लिए किन भूमिकाओं की आवश्यकता होता है, ताकि वह अपने समय और ध्यान इन भूमिकाओं की ओर लगा पाए। उद्यमी के पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में वो 8-10 घंटे अपने व्यापार में लगाएगा। तो उसको स्पष्ट होना जरूरी है कि ये 8-10 घंटे किन किन भूमिकाओं में वो लगाएगा, मार्केटिंग में लगाएगा या प्रोडक्शन में लगाएगा या फाइनेंस में लगाएगा, कौन से काम में लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कौन से कर्मचारी कौन सी जिम्मेदारी निभाएंगे, कौन से कर्मचारी कौन से निर्णय लेंगे। व्यवसाय में हर भूमिका यानी रोल की कुछ जिम्मेदारियां होती है। मान लीजिए मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाले का जिम्मेदारी आपको पता है, उसको पता करना है कि कौन शायद प्रचार प्रसार कैसे करना है, ताकि लोग आप अपने इस व्यापार के उत्पाद के बारे में जाने और आकर्षित हो खरीदने के लिए। ये एक उदाहरण था। कुछ जिम्मेदारियां हर दिन निभानी पड़ती है और कुछ जिम्मेदारियां कभी कभार निभानी पड़ती है। तो उदाहरण के तौर पे लेते हैं, किराने के दुकान पे कच्चे माल खरीदने का प्रक्रिया हर सप्ताह में एक बार होता है, पर चाय के दुकान देख लीजिए, वहां पे बर्तन साफ करने का प्रक्रिया बार बार होता है एक ही दिन में। और एक और उदाहरण लेते हैं, किसी व्यापार के लिए अगर लाइसेंस की खरीदारी की जरूरत पड़ती है तो वो साल 2 साल में एक बार होती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर एक भूमिका की जिम्मेदारी अलग अलग समय पे निभाना पड़ता है। कई जिम्मेदारियां ऐसे होती हैं वो रोजाना निभाना पड़ता है, कई जिम्मेदारियां ऐसे होते हैं कभी कभार निभाना पड़ता है। तो हर भूमिका कुछ निर्णय जरूर लेता है। आचार व्यवसाय के उदाहरण में निर्णय क्या है, किस प्रकार के आचार उस वर्ष में बनाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर आप लोगे तो इस साल या इस मौसम में कौन सा स्टाइल चलेगा, यह निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए उत्पादन के लिए नियोजन कार्य और कैपेबिलिटीज या क्षमताएं जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल ये है कि कौन से कर्मचारी को किस विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होगी। ज्यादातर व्यापार में उद्यमी खुद में जो कौशल है उसके आधार पर कौन से उत्पाद तैयार करना है या कौन सी सेवा प्रदान करना है वो निर्णय लेता है या लेती है। लेकिन सही तरीका ये है कि सबसे पहले उद्यमी उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए जिनमें संभावित ग्राहक रुचि रखते हैं। संभावित ग्राहक खरीदने में आकर्षित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उद्यमी को उन उत्पादों को बनाने में या उन सेवाओं को प्रदान करने में और फिर उनको बेचने क्या कौशल चाहिए, उसका एक प्लान बनाना चाहिए। हो सकता है कि उद्यमी के पास चयन किए गए उत्पादों को बनाने और बेचने की कौशल ना हो, इसलिए उन कौशलों के बारे में पहले से ही सोचना जरूरी है। तो उद्यमी क्या कर सकता है, अगर कौशल है नहीं है तो वो प्रशिक्षण ले सकता है या किसी ऐसा एक आदमी को काम पे रख सकता है जिसके पास वो कौशल हो। तो यहाँ पे बात यह है कि कौशल के बारे में पहले ही सोचना जरूरी है।
यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं और उत्पादन के लिए नियोजन कार्य और सेल्स प्लान जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल ये है, हमारी संगठनात्मक संरचना कैसी होनी चाहिए? ये सवाल कब महत्वपूर्ण बन जाता है? ये सवाल महत्वपूर्ण तब होता है जब एक व्यापार चलाने में 5, 6, 7, 10 आदमी, काफी ज्यादा आदमी लोग मिल जाते हैं एक व्यापार चलाने के लिए। अगर एक ही आदमी चला रहा है व्यापार, तब ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं लगता है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो सामूहिक व्यवसायों के लिए और जिन व्यवसायों में 6-7 लोग शामिल हैं, उन व्यवसायों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों है? इन ऐसे व्यापारों में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। तो अगर एक संगठनात्मक संरचना नहीं है, तो हो सकता है ये काम ठीक से ना हो पाए। ऐसे व्यापारों में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यदि इस व्यवस्था के लिए कोई संरचना नहीं है, तो व्यवसाय का काम चौपट हो सकता है। 2 लोग एक ही काम कर सकते हैं, या एक आदमी ऐसे सोचता है कि बाकी लोग काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो इससे काम चौपट हो सकता है। इसलिए संगठनात्मक संरचना होने का मतलब है कि व्यवसाय में जुड़े सभी लोगों के लिए निम्नलिखित चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। कौन किसके लिए काम का बंटवारा करता है? व्यापार रोजाना कौन चलाता है? कौन कैसे निर्णय लेगा? कौन किसके लिए काम का बंटवारा करेगा? कौन किसको रिपोर्ट करता है? यानी काम करने के बाद आप किसको बोलोगे कि ये काम हो गया है, ऐसे हुआ है? कौन तय करता है कि काम में कुछ खराबी आने से क्या करना चाहिए? तो ये सब संगठनात्मक संरचना होने से ये सब स्पष्ट हो जाते हैं। सबको मालूम होता है कि लीडर कौन है, कर्मचारी कौन है, कर्मचारी को क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं और उत्पादन के लिए नियोजन कार्य जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, हम किस तरह के कर्मचारी को कितना वेतन देंगे? जब आप व्यापार में कर्मचारी रखोगे, उनको वेतन या मजदूरी देना जरूरी है, और आपको ये निर्णय लेना होगा या इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि कौन से कर्मचारी को कितना वेतन दोगे। एक व्यापार में कौन कितना कब कैसे और क्यों कमाता है, ये उद्यमी को साफ पता होना चाहिए। व्यापार शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कर्मचारी चाहिए आपको, वो क्या क्या करेंगे और उनको कितना पैसा आप दोगे वेतन के रूप में या मजदूरी के रूप में। विशेष रूप में सामूहिक व्यवसायों और 6-7 लोगों को शामिल करने वाले व्यवसायों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका स्पष्ट जवाब दिए बिना भविष्य में लोगों में टकराव आने की संभावना होती है। अगर आप पहले से ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं सोचते हैं और प्रश्न का उत्तर सोच के लोगों को नहीं बताते हैं, तो बाद में दिक्कत हो सकता है, आपस में झगड़ा हो सकता है कर्मचारियों के बीच में। हर व्यापार के लिए यह तय करना एक अच्छा विचार है कि सभी के वेतन का कम से कम एक छोटा हिस्सा व्यवसाय के मुनाफे पर आधारित होना चाहिए। यह विचार व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो कहने का मतलब क्या है? साधारण तौर पे आप देखे होंगे कि किसी भी व्यापार में आप काम करोगे तो 1 महीने का वेतन रखा जाता है। तो हो सकता है कि आपसे बोला जाएगा आप काम कीजिए, 1 महीने का 5,000 वेतन। पर यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं,
कह रहे हो एक वेतन का छोटा सा हिस्सा व्यापार जो मुनाफा बनाता है या लाभ बनाता है उस पर आधारित होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सारे कर्मचारी प्रोत्साहित हो जाते हैं व्यापार को लाभ में लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा सवाल पे। ये है, कौन से अन्य भत्ते और अधिकार हम कर्मचारियों को देंगे। तो कई बार क्या होता है, व्यापार उद्यमी जो है खुद को और व्यापार में जो अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन के अलावा अन्य लाभों की पेशकश करने का निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण है, अगर आपका व्यापार का स्थल या फैक्ट्री जो है गांव से दूर है तो हो सकता है आप परिवहन की सुविधा दोगे आप उनको, या चाय के दुकान में उदाहरण है कि जो कर्मचारी है दिन में एक बार खाना मुफ्त में भोजन मिल जाता है, खाना मिल जाता है उनको, या किराने के दुकान में कर्मचारी को निर्धारित मात्रा में चावल, गेहूं, चीनी आदि की खरीद कम कीमत में कर सकता है। ऐसे कुछ भत्ते या अधिकार कर्मचारियों को दी जा सकती है। एक उद्यमी को यह महसूस करना जरूरी है कि कभी-कभी व्यापार में काम करने वाले कर्मचारी ऐसे इशारों की सराहना करते हैं और इसलिए उनकी खुशी केवल वेतन पाने से नहीं। तो कभी-कभी ऐसे हो जाता है, कर्मचारी खुश हो जाते हैं कि उद्यमी हमारे बारे में भी सोच रहा है, सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं सोच रहा है और वेतन के अलावा हमें कुछ और दे रहा है, तो खुश होके और भी अच्छा काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल, कौन से कर्मचारियों को हम कितनी छुट्टी देंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष रूप में सामूहिक व्यापार के लिए या 6 से 7 लोग को शामिल करने वाले व्यापार के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन कितना छुट्टी ले सकता है और वो जब छुट्टी पे है उनका काम कैसे होगा। हर व्यापार को श्रम कानूनों यानी लेबर लॉस का पालन करना होता है। इन कानूनों के मुताबिक व्यापार के व्यापार में काम करने वाले हर व्यक्ति को एक साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। तो लेबर लॉस जो है बोलते हैं, लेबर लॉस के अनुसार एक साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए। इसके अलावा सालाना कुछ छुट्टी मिलना चाहिए। ये कानून है, तो इस कानून और नियम का पालन करना होगा आपको व्यापार में। कानून अनुसार आपको हर कर्मचारी को देना होगा। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हर व्यापार को यह तय करना होगा कि कौन कितनी वैतनिक छुट्टी ले सकता है। वैतनिक छुट्टी को अंग्रेजी में पेड लीव कहते हैं, यानी ये छुट्टी ले सकते हैं और उस दिन का वेतन उनको मिलेगा। यह छुट्टी कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए ये भी तय करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लोकप्रिय त्योहारों के दौरान हर कोई छुट्टी लेना चाहता है। लोग अपने गांव या शहर से बाहर जाके काम करते हैं, तो हो सकता है वो जब त्योहार हो अपने गांव या शहर वापस जाना चाहते हैं, तभी वो छुट्टी लेते हैं। तो ऐसे मामलों में व्यापार के काम, प्रोडक्शन प्लान या मार्केटिंग प्लान में बाधा आ सकती है। इसलिए उद्यमी छुट्टी के टाइमिंग यानी कब छुट्टी कौन ले सकता है के बारे में सोचकर उसके अनुसार पीपल प्लान बनाना चाहिए। तो जब लोग छुट्टी पे जाते हैं उनका काम रुक जाता है। अगर काम नहीं रुकना है तो ये सोचना पड़ेगा कि वो कब छुट्टी ले सकते हैं और वो जब छुट्टी पे है उनका काम कौन करेगा और कैसे करेगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए।
चलिए 8वां सवाल देखते हैं। हमारी नौकरी देने की प्रक्रिया कैसी है? महत्वपूर्ण कर्मचारियों की भर्ती हम कब करेंगे? तो अगर आपका व्यापार मौसमी हो, मौसमी व्यापार के लिए निश्चित समय के दौरान कई कर्मचारियों की जरूरत हो सकती है। ऐसे व्यापारों में या व्यापारों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अक्सर जब कर्मचारियों की बहुत अधिक मांग होती है, जैसे फसल काटने के समय, उस वक्त व्यापार के लिए नए कर्मचारी को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर मौसमी व्यापार है तो आपको सोचना है किस मौसम में हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होगा और उस मौसम में आपको कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्मचारी कहाँ से लाओगे, कब लाओगे, ये सब के बारे में सोचना है। अगर मौसमी नहीं है तो जैसे व्यापार बढ़ता है आपको सोचना है कि बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए कितने और कर्मचारी आपको चाहिए। किराने की दुकान, चाय की दुकान, कैंटीन आदि जैसे व्यापार के लिए भर्ती का एक सस्ता और प्रभावी उपाय है ये है कि व्यापार के स्थान पर एक पोस्टर या विज्ञापन आप लगाएं। पोस्टर पे कह दो कि एक कर्मचारी की ज़रूरत है या कर्मचारी इस काम के लिए एक कर्मचारी की ज़रूरत है। अक्सर इससे खबर फैल जाती है और लोगों को भर्ती करना आसान होता है। दुकान पे ही लगा सकते हो आप या बगल वाले दीवार पे लगा सकते हो आप। इससे लोगों में खबर फैल जाती है। भर्ती की खबर फैलाने के लिए आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया और एसएमएस जैसे और भी कई रास्ते हैं, उसको भी आप उपयोग कर सकते हो। आप देखे होंगे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में भी आजकल नौकरी के लिए विज्ञापन या इश्तिहार आते हैं कि हमें ऐसे नौकरी के लिए कर्मचारी की ज़रूरत है, आप विज्ञापन डाल दो। महत्वपूर्ण बिंदु, हम इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं, सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान जैसी अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। कौन लोग व्यापार में शामिल होंगे? वे किस कर्मचारी के रूप से काम करेंगे? उनके पास कौन से कौशल है जो आवश्यक है? कौन से आवश्यक कौशल उनके पास नहीं है? तो व्यापारी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो उत्पाद वो बनाने के निर्णय लिए हैं या जो सेवा प्रदान करने के निर्णय लिए हैं, उसके लिए क्या क्या कौशल ज़रूरी है। इसके अलावा हर व्यापार में कई ऐसे कौशल हैं जो हर व्यापार के लिए आवश्यक है, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। तो जब कर्मचारी काम पे रखोगे, आपको ये पता होना चाहिए उनके पास कौन से कौशल है और कौन से कौशल नहीं है। ये सारे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यापार के लिए उद्यमी को भूमिकाओं, जिम्मेदारियां और आवश्यक कौशल के बारे में सारे कर्मचारी से बात करनी चाहिए। अक्सर ऐसी मीटिंग में लोग खुलकर कह सकते हैं कि उन पर सौंपा गया काम वह कर पाएंगे या नहीं। जब आप व्यापार शुरू करेंगे और कर्मचारी को काम पे रखेंगे, एक खुले मीटिंग में आप सबसे वार्तालाप कर सकते हो कि आपका भूमिका ये है, आपकी जिम्मेदारियां ये है और इस भूमिका निभाने के लिए या ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ये आवश्यक कौशल है आपके पास है या नहीं। तो लोग खुद न खुद बोलेंगे कि ये मेरे पास है, ये मैं करना जानता हूँ, ये मैं इतना अच्छी तरीके से करना नहीं जानता हूँ, सब बता देंगे। तो उसके अनुसार आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए।
और आखिरी सवाल, इसमें जो लोग व्यापार में शामिल होंगे, यदि उनके पास आवश्यक कौशल नहीं है तो उन्हें हम प्रशिक्षण कैसे देंगे। अक्सर ये होता है कि छोटे व्यापार या उद्यमी के पास कुशल लोगों को नौकरी में लेने में असफल होते हैं या लेने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब लोगों के पास कौशल होता है तो उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है और उनका वेतन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये भी बात सच है कि उद्यमी व्यापार को सफल बनाने के लिए आवश्यक सब काम खुद उद्यमी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उद्यमी के पास कौशल ना हो, या उद्यमी के पास कौशल है पर समय ना हो दिन में कि सारे काम वो खुद करें। तो उद्यमी क्या करें? कौशल निर्माण के लिए अक्सर सरकारी प्रशिक्षण योजनाएं उपलब्ध होती है। उद्यमियों को ऐसी योजनाओं की तलाश करनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर जैसे विशेष व्यवसायों के लिए बेहतर यही होगा कि उद्यमी छोटे पाठ्यक्रमों यानी कोर्स को पूरा करें, ताकि वो ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम हो। आजकल प्रशिक्षण हर जगह मिल जाता है, बहुत आसानी से भी मिल जाता है। सरकारी प्रशिक्षण योजनाएं तो होती है, और इंटरनेट में आपको कई चीज़ों के प्रशिक्षण मिल जाता है, तो ये भी आप उपयोग कर सकते हो। तो अब तक हम पीपल प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम मार्केटिंग और सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान भी देख चुके हैं। तो अभी बचा है फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान की चर्चा करते वक्त हम वही उदाहरण उपयोग करेंगे जो पहले से हम उपयोग करते आए हुए हैं, जैसे चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, किराने का दुकान वगैरह वगैरह। और एक और बार दोहराते हैं यही बात कि याद रखें कि फाइनेंशियल प्लान के कुछ सवालों का जवाब देने के बाद हो सकता है कि उद्यमी को मार्केटिंग और सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान तथा पीपल प्लान के कुछ उत्तरों को बदलना पड़े। यदि उन उत्तरों में कुछ बदलाव आता है तो हो सकता है कि एक बार फिर फाइनेंशियल प्लान प्रभावित हो। जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं, हर एक प्लान के प्रश्न के उत्तर देने के बाद उन उत्तरों का असर पिछले जो प्लान बनाया था उस पे आपको क्या असर है, उस पे क्या असर है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई असर है तो बदलाव लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान पे एक नजर डालते हैं। तो व्यापारी को फाइनेंशियल प्लान घटक में ये कई सवाल के पे विचार करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है, मासिक प्रॉफिट एंड लॉस इस व्यापार के लिए कितना है। हर महीने का पूर्व अनुमानित यानी फोरकास्टेड पी एंड एल कितना है। उसके बाद चालू वर्ष के लिए कितना है, दूसरे साल के लिए कितना है और तीसरे साल के लिए कितना है, इनके बारे में सोचना है। और पी एंड एल बनाने के बाद आपको ये भी सोचना है कि इस व्यापार के लिए ब्रेक इवन क्या है और कब है। दूसरा सवाल ये है, साल के हर महीने का नकद प्रवाह ब्यौरा यानी कैश फ्लो, नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो कितना है। तो हर महीने कितना है और साल का कितना है। तीसरा प्रश्न ये है कि व्यापार शुरू करने के लिए आपको स्थिर पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल की कितनी आवश्यकता है। तो व्यापार शुरू करने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत है, उपकरणों की ज़रूरत होगी। तो इनको खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी
की क्या आवश्यकता है। फिर व्यापार चलाने में कई काम होते हैं जो हर महीना आपको करना पड़ता है। तो ये सब कार्यशील पूंजी से इसके लिए पैसा आता है। तो हर महीने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी चाहिए की जरूरत पड़ेगी, और चलते चलते पूरे साल के लिए कितना जरूरत पड़ेगा। आवश्यक पूंजी जो है फिक्स्ड कैप, वो स्थिर पूंजी हो या कार्यशील पूंजी हो, वो हम कैसे व्यापार के अंदर लाएंगे, इक्विटी से लाएंगे या ऋण से लाएंगे, कहां से वो मिलेगी। यदि हम पूंजी ऋण से जुटा रहे हैं तो ऋण की शर्तें क्या होगी, ऋण कहां से मिलेगा और उनकी शर्तें क्या होगी। अगला सवाल यह है, अगर हम इक्विटी से पूंजी जुटा रहे हैं तो हम इक्विटी किस से लेंगे और कितनी राशि लेंगे, बदले में उन्हें क्या देने का वादा करेंगे। कोई ऐसे ही पूंजी पैसा निवेश नहीं करेगा आपके व्यापार में, तो पूंजी अगर वो डाल रहा है व्यापार में, बदले में उनको क्या मिलेगा, आपको इस बारे में भी सोचना है। आपको सोचना है कि अगले 3 वर्षों के लिए पूर्वानुमानित बैलेंस शीट क्या है। पूर्वानुमानित यानी फोरकास्टेड बैलेंस शीट क्या है। फिर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मापदंड यानी पैरामीटर है जिनके कारण हमारा P&L बड़े दौर से बदल सकता है। तो ऐसे कौन से मापदंड है जिसमें बदलाव होने से हमारा P&L और हमारे पूर्वानुमान बदल सकते हैं। सकारात्मक बदल या नकारात्मक बदलाव हो सकता है, पर आपको ये सोचना पड़ेगा। 2 या 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर यानी मापदंड में बदलाव आने से फोरकास्टेड P&L में क्या बदलाव होगा, उससे ब्रेक इवन पर क्या असर होगा, ये सब आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, इस योजना का अवलोकन करने के बाद हम अब हर प्रश्न को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल पे चलते हैं। हर महीने का पूर्वानुमानित यानी फोरकास्टेड P&L कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। चालू वर्ष के लिए कितना है, दूसरे और तीसरे साल के लिए कितना है। तो पूर्वानुमानित P&L के निर्माण के लिए आय और लागत का अनुमान लगाना जरूरी है। तो ये अनुमान कहाँ से आएगा, आय के बारे में और लागत के बारे में। ये पूर्वानुमान मुख्य रूप से मार्केटिंग और सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान और पीपल प्लान से आते हैं। मार्केटिंग और सेल्स प्लान में आपने योजना बनाया है कि कौन सा उत्पाद बनाएंगे, किस मात्रा में बेचेंगे, किस कीमत पे बेचेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, कब बेचेंगे, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे उसका। प्रोडक्शन प्लान में आपने मार्केटिंग प्लान से लेके ये निर्णय लिया है कि कितनी मात्रा में आप बनाओगे उत्पाद, उसके लिए कितने कच्चे माल का जरूरत होगा, पर्यटन का खर्च कितना होगा, बिजली पानी वगैरह का लागत कितना होगा, ये सब आपने निर्णय लिया। और पीपल प्लान में आपने ये सोच लिया कि कितने लोगों को काम पे रखना है, उनको क्या वेतन देना है। तो इन सब आंकड़े से आपका पूर्वानुमानित P&L यानी आय और लागत के अनुमान आएंगे। अक्सर नए व्यापार में कुछ महीनों के लिए घाटा होता है, शुरू के कुछ महीनों के लिए घाटा होता है, क्योंकि व्यापार नया है, आपको पैसे पहले लगाना पड़ता है, लागत पहले उठाना पड़ता है, उसके बाद आय आती है। तो फोरकास्टेड या पूर्वानुमानित P&L में उद्यमी को यह अनुमान लगाने में मदद
करता है कि आने वाले कुछ महीनों में व्यापार को कितना नुकसान होने की संभावना है। ये व्यापार के ब्रेक इवन को निर्धारित करने में भी मदद करता है। ये पता होने पर उद्यमी आवश्यक पूंजी के साथ तैयार रह सकता है। तो आप देखे होंगे या आपका अनुभव ये होगा कि लागत पहले आपको उठाना पड़ेगा, व्यापार शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद आय आने लगता है। तो पहले 2-3 महीने या 6 महीने तक लागत आय से ज्यादा हो सकता है, उसके बाद आय ज्यादा होगा। तो जब आप पूर्वानुमान लगा रहे हो, इस बात को ध्यान में रखिए और इससे ब्रेक इवन का भी आप गणित कर सकते हो कब आएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे किसी व्यापार को रेवेन्यू यानी आय का पूर्वानुमान थोड़ा घटके, लेकिन लागतों का पूर्वानुमान वास्तविकता से करना चाहिए। इससे उद्यमी भविष्य में घाटे के लिए भी तैयार है। तो कहने का मतलब यह है, लागतों के बारे में आप वास्तविक रहिए, आय के बारे में थोड़ा निराशावादी रहिए, तब आप तैयार हो सकते हो अगर व्यापार में थोड़ा घाटा हो गया तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल के हर महीने का पूर्वानुमानित यानी फोरकास्टेड नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो कितना है और महीने से लेकर साल का कितना है। आप फाइनेंस मॉड्यूल में देखे होंगे और समझ भी गए होंगे, काफी व्यापार ऐसे होते हैं जिनमें लाभ होता है पर कैश नहीं रहता है, और उल्टा ऐसे भी व्यापार है जहाँ पे कैश होता है पर लाभ नहीं होता है। कभी कभी व्यापार प्रॉफिट कमाता है लेकिन महीने या साल के अंत में व्यापार के पास कैश नहीं होती है। ये आमतौर पर प्रतिकूल क्रेडिट पॉलिसी के कारण होता है। तो ये क्यों होता है कि लाभ है व्यापार में और कैश नहीं है या नकद नहीं है? ये इसलिए होता है कि व्यापार ऐसा उधार नीति चला रहा है कि सारे ग्राहक उधार पे खरीद रहे हैं और नकद भुगतान नहीं किए हैं व्यापार को। तो आपको ये याद रखना होगा। उदाहरण के लिए, एक चाय की दुकान जो अपने दूध और चीनी विक्रेताओं को खरीदने के वक्त नकद भुगतान करती है लेकिन अपने ग्राहकों से पैसा बाद में लेती है, तो हो सकता है कि महीने के अंत में व्यापार के पास कैश ना हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपूर्तिकर्ता को तुरंत आप पैसा भुगतान कर रहे हो पर अपने ग्राहक को उधार दे रहे हो, तो आपका हाल तो यही होगा कि महीने के अंत में आपके हाथ में नकद नहीं रहेगा, क्योंकि सारे नकद आपने आपूर्तिकर्ता को दे दिए और आपके ग्राहक आपको नकद अभी भुगतान नहीं किए। ये याद रखिए, कोई भी व्यापार हो वो बिना नकद के चल नहीं सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक और बात दोहरा लीजिए, लेकिन एक व्यापार कैश यानी नकद के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए हर उद्यमी के लिए एक पूर्वानुमानित आय, अनुमानित लागत और उधार नीति के आधार पर पूर्वानुमानित कैश फ्लो या नकद प्रवाह बनाना जरूरी है, ताकि वो समझ जाए नकद व्यापार से कब निकल रहा है और व्यापार के अंदर कब आ रहा है। तो इसके अनुसार वो लागत और आय को ठीक करे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान, क्रेडिट पॉलिसी यानी उधार नीति और पीपल प्लान जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी की कितनी आवश्यकता है? तो इस सवाल का उत्तर कहां से आएगा? इस सवाल का उत्तर आता है, इस प्रश्न का उत्तर, कौन सा प्रश्न का उत्तर? जो ये प्रश्न जो आपको बताता है कि इस व्यापार को चलाने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत होती है
और उपकरणों के अलावा और अन्य चीज जो आपको जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, कहीं इमारत, ये सब जो जरूरत होगी आपको व्यापार चलाने में, स्थापित करके चलाने में, तो इनके लागत से आपको इस प्रश्न का उत्तर आएगा। इस उत्तर के लिए प्रमुख इनपुट यानी व्यवसाय व्यापार के लिए आवश्यक उपकरण जैसी मशीन और आदि आवश्यक चीजें जैसी पानी, बिजली, बिल्डिंग से आता है। यदि उद्यमी आवश्यक उपकरणों को खरीदने का निर्णय लेता है तो आवश्यक पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है। खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है तो आवश्यक पूंजी की जरूरत बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो इसे किराए पर लेने का निर्णय लेता है तो आवश्यक वर्किंग कैपिटल की राशि थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक साथ आपको राशि एक साथ आपको भुगतान नहीं करना पड़ता है। हर महीने के अंत में या महीने के पहले आपको भुगतान करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो मान लीजिए किराने के दुकान चलाने के लिए और जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं को भंडारण करने के लिए आप एक फ्रिज खरीदना चाहते हो। फ्रिज खरीदने के लिए पूंजी ज्यादा लगेगी। फ्रिज खरीदने के लिए शायद 20,000 30,000 एक ही समय पे लग जाएगा। पर अगर आप फ्रिज अगर किराए पे उपलब्ध है तो मासिक शुल्क हो सकता है कि 500-600 महीने का, तो मासिक लागत ज्यादा लगेगी। तो स्थिर पूंजी बढ़ेगी नहीं, पर कार्यशील पूंजी बढ़ेगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे क्या है? हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी उपकरण के बारे में सोचना होगा, और बाय और रेंट, खरीदे या किराए पे ले जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। आप खरीदोगे तो स्थिर पूंजी बढ़ेगा, आप किराए पे लोगे तो स्थिर पूंजी कम होगा, पर कार्यशील पूंजी ही बढ़ेगा। तो चौथे सवाल पे चलते हैं। हर महीने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी चाहिए और पूरे साल के लिए कितना चाहिए? व्यापार का मासिक काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। ये पैसे को वर्किंग कैपिटल कह, कहलाता है। एक पैसे तो वर्किंग कैपिटल कभी भी व्यापार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये व्यापार चलाने के लिए हमेशा इसकी आवश्यकता होती है। व्यापार चलाने में जो लागत या खर्च उठाते हो आप, उसका ये जरूरत होता है। तो हर एक उद्यमी हर महीने के लिए पूर्वानुमानित यानी फोरकास्टेड नकद प्रवाह, कैश फ्लो तैयार करना चाहिए हर उद्यमी को। आने वाली नकद और जाने वाली नकद के बीच की कमी लगभग महीने के लिए आवश्यक वर्किंग कैपिटल के बराबर होती है। तो हर महीने नकद थोड़ा व्यापार के अंदर आता है। जब ग्राहक आपसे सामान खरीदता है तो नकद अंदर आता है, और जब आप आपूर्तिकर्ता से कुछ सामान खरीदते हो या कर्मचारियों को वेतन देते हो, नकद व्यापार से बाहर जाता है। ये आने वाले और जाने वाले नकद के बीच में जो कमी है, ये आवश्यक कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल के बराबर होती है। मौसमी व्यापार के लिए, जैसे अचार का व्यापार या फल का व्यापार, 1 या 2 महीने ऐसे हो जिनमें कच्चा माल खरीदने के लिए आवश्यक वर्किंग कैपिटल अचानक ज्यादा लग जाता है। तो मौसमी व्यापार में उसी मौसम में आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, वो सालाना मिलता नहीं है। तो जिस महीने में आप कच्चा माल खरीद रहे हो तो कार्यशील पूंजी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाकी महीने में कम हो जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान, क्रेडिट पॉलिसी यानी उधार नीति और पीपल प्लान जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए।
तो हम पैसे के बारे में चर्चा कर रहे थे, पैसे और पूंजी के बारे में। अब आते हैं इस सवाल में आवश्यक फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी हम इक्विटी से या ऋण से या दोनों से जुटा करेंगे। कहां से आएगा पूंजी हमारे व्यापार के अंदर? पिछले दो प्रश्न के उत्तर जब उद्यमी पूर्ण कर लेता है, उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि व्यापार चलाने के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता है। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी मिला के कितनी पूंजी की आवश्यकता है। वह कुछ आवश्यक पूंजी जरूर लगा सकती है, वो अपने से कुछ पैसा व्यापार में लगा सकती है, पूंजी निवेश कर सकती है व्यापार। समूह व्यवसायों में हर मालिक कुछ राशि डाल सकता है, इसे इक्विटी योगदान कहते हैं। जब हर मालिक व्यापार में पैसा लगाता है तो उसे इक्विटी कहलाता है, उस कहा जाता है। अक्सर उद्यमी या मालिकों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी हो जाती है और वे बैंक या दोस्तों और परिवार से ऋण लेते हैं। तो कब जब पूंजी की कमी पड़ जाती है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा। वो आप दोस्तों से ले सकते हो या बैंक से ले सकते हो या सरकार से ले सकते हो। महत्वपूर्ण बिंदु, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए पूंजी कहाँ से आती है जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। छठा सवाल पे एक नजर डालते हैं। छठा सवाल है, यदि हम ऋण से पूंजी जुटा रहे हैं तो ऋण की शर्तें क्या होगी? किसी भी ऋण में उद्यमी के लिए तीन महत्वपूर्ण संख्याएं होती है, तीन महत्वपूर्ण आंकड़े होती है। ऋण राशि, मूलधन यानी जो अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल ऋण की अवधि और हर महीने भुगतान की जाने वाली राशि जो मूलधन और ब्याज दर पर निर्भर करता है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी होगी। मूलधन, ऋण की राशि यानी मूलधन प्रिंसिपल, ऋण की अवधि ड्यूरेशन ऑफ द लोन, और हर महीने भुगतान की जाने वाली राशि। इस राशि में मूलधन और ब्याज दर दोनों शामिल होते हैं, तो मूलधन और ब्याज दर पर निर्भर होता है ये। मासिक राशि जो आप चुकाते हो ऋण पे, उसमें कुछ मूलधन और कुछ ब्याज शामिल होता है। इस राशि को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कहते हैं। लंबी अवधि के ऋण के लिए भले ही कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ईएमआई कम होती है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ऋण तीसरे ऋण में मासिक ब्याज सबसे ज्यादा है लेकिन ईएमआई सबसे कम है। तो आपको याद रखने वाली बात यह है, जब ऋण की अवधि सबसे लंबा हो तो ऋण सबसे ज्यादा होगा और ईएमआई सबसे कम होगा, और ऋण की अवधि सबसे कम हो तो ऋण ब्याज दर कम होगा और ईएमआई ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तीन उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले जो ऋण दिखाया है वो 1 साल के लिए है, दूसरे जो ऋण दिखाया है वो 2 साल के लिए है, और तीसरा जो ऋण दिखाया गया है वो 3 साल के लिए है। मूलधन सारे ऋण में एक ही है, 1 लाख रुपए। आप देखोगे कि ब्याज दर बदलता है, ऋण की अवधि के अनुसार ब्याज दर बदलता है। सबसे कम ऋण अवधि 1 साल है, उसमें ब्याज दर 6% है। जब ऋण की अवधि 2 साल है 7% है, और जब 3 साल है तो वो 8% है। तो सालाना ब्याज, वार्षिक ब्याज पहले ऋण में 6,000 है, दूसरे में 7,000 है और तीसरे में 8,000 है। जब इसको
वार्षिक ब्याज को जब मासिक ब्याज में परिवर्तन करते हैं तो पहले ऋण में वो 500 रुपये महीना हो जाता है, दूसरे में 583 रुपये हो जाता है और तीसरे में 667 हो जाता है। और जब ईएमआई की बात होती है, आप देखोगे कि सबसे कम अवधि वाले ऋण में सबसे ज्यादा ईएमआई होता है 8,333। बीच ऋण 2 जो बीच वाले काल अवधि के लिए है, उसमें ईएमआई होता है 4,167। और तीसरे ऋण जो जब सबसे ज्यादा कालावधि के लिए है, उसमें सबसे कम ईएमआई होता है 2,778। और जब मूलधन और ब्याज जोड़ देते हो तो पूरा ईएमआई हो जाता है सबसे पहले वाले में 8,833 पहले ऋण में, दूसरे ऋण में 4,750 और तीसरे में 3,444। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ऋण का अवधि जब बढ़ता है तो ईएमआई कम होता है, ब्याज दर बढ़ता है पर ईएमआई कम होता है। ऋण का अवधि जब कम है तो ब्याज दर कम होता है पर ईएमआई बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल पे एक नजर डालते हैं। अगर हम इक्विटी से पूंजी जुटा रहे हैं तो हम इक्विटी किससे लेंगे, कितनी राशि लेंगे, बदले में हम उन्हें क्या देने का वादा करेंगे। अगर व्यापार का एक ही मालिक हो, इस प्रश्न को महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक मालिक है, वही व्यापार को शुरू कर रहा है, उसको जोखिमों के बारे में मालूम है और उसको क्या चाहिए व्यापार से वो भी मालूम है। अगर व्यापार केवल एक ही व्यक्ति चलाने वाली हो तो यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामूहिक व्यापार के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एक से ज्यादा लोग मिल के चला रहे हैं व्यापार, तो अलग अलग लोग के अलग अलग अपेक्षाएं होंगे, तो ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। सामूहिक व्यवसाय में सभी मालिक इक्विटी के रूप में कुछ पूंजी लगाते हैं। यदि राशियां समान हैं तो मुनाफे का हिस्सा, लाभांश या बोनस भी समान होता है। तो मान लीजिए व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 की पूंजी जरूरत है और 10 लोग हैं, हर आदमी ने 1,000 रुपए लगाया, तो जब मुनाफा होगा, मुनाफा का बंटवारा भी समान होता है। निर्णय लेने की क्षमता, मत या वोट यानी मत भी समान होती है। तो हर एक मालिक बराबर के हिस्सेदार होता है व्यापार में, तो हर एक मालिक के पास समान वोट यानी मत है व्यापार के निर्णय लेने में। लेकिन जब मालिक अपनी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग मात्रा में पूंजी डालते हैं, तो लाभांश और वोट यानी मत समान रूप से वितरित नहीं किया जाना चाहिए। जब मालिक अलग अलग मात्रा में डालते हैं, जितनी पूंजी वो डाले हैं उस हिसाब से उनके पास लाभांश और वोट यानी मत का बंटवारा होगा, वितरण होगा उनके बीच में। महत्वपूर्ण बिंदु ये है यहाँ पे, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए पूंजी कहाँ से आती है जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए 8वें सवाल पे एक नजर डालते हैं। अगले 3 वर्षों के लिए हमारी फोरकास्टेड यानी पूर्वानुमानित बैलेंस शीट क्या है। तो आपको याद होगा फाइनेंस मॉड्यूल से कि बैलेंस शीट व्यवसाय का दीर्घकालिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो व्यापार शुरू करने से पहले या शुरुआत में उद्यमी को 3 साल की पूर्वानुमानित बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। ये पूर्वानुमानित बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पूर्वानुमानित P&L या फोरकास्टेड P&L चाहिए, पूर्वानुमानित
या फोरकास्टेड कैश फ्लो चाहिए, और पूंजी कहाँ से आई इसके विवरण। ये 3 चीजों की जरूरत है इसके लिए। किसी भी व्यापार के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स यानी जो व्यापार में मुनाफा या लाभ, पिछले साल का मुनाफा या लाभ जो व्यापार में बाकी हो, रिटेन्ड अर्निंग वो अगर बढ़ती हुई बैलेंस शीट में, वो अगर बढ़ती है बैलेंस शीट में, वो महत्वपूर्ण बात है। जब ऐसा स्वस्थ बैलेंस शीट वाला व्यापार बैंक से ऋण की मांग करता है तो बैंक उस व्यापार के तरफ अनुकूल रूप से देखती है। जब बैंक को पता चलता है कि व्यापार में लाभ ज्यादा है तो ऋण देने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए फोरकास्टेड P&L, पूर्वानुमानित P&L, फोरकास्टेड कैश फ्लो यानी पूर्वानुमानित कैश फ्लो, और पूंजी कहाँ से आती है जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मापदंड या पैरामीटर हैं जिनके कारण हमारे P&L बड़े दौर से बदल सकता है। व्यापार में जो लाभ है अक्सर कुछ पैरामीटर या मापदंड में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो अगर वो मापदंड बदलते हैं तो लाभ भी बदल जाता है। कुछ मापदंड या पैरामीटर व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं और कुछ व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं। व्यवसाय के नियंत्रण में जो है उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे गन्ने के रस के व्यापार में जब उद्यमी अक्सर अधिकतम रस प्राप्त करने के लिए गन्ने को मशीन में 2-3 बार डालता है, तब वह यील्ड नामक एक मापदंड में सुधार करने की कोशिश कर रही है। तो एक ही आप गन्ने का रस जब बना रहे हो, एक गन्ने को एक ही बार डाल सकते हो या 2-3 बार डाल सकते हो। तो यील्ड नामक एक मापदंड में सुधार ला सकते हो। अगर एक बार डालोगे तो यील्ड का एक माप होगा, अगर 2-3 बार डाल रहे हो तो यील्ड का माप बढ़ जाएगा। तो ये माप सुधार ला सकते हो और ये व्यापार के नियंत्रण में है। पर ऐसे कई पैरामीटर या मापदंड है जो व्यापार के नियंत्रण से बाहर है। जैसे बिजली का बिल या चाय का दुकान के मालिक को दूध की कीमतों में कभी कभी कमी की वजह से भारी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। दूध की कीमत बढ़ गया, दूध की लागत बढ़ गया कोई भी कारण से, तो वो व्यापार के मालिक के नियंत्रण के बाहर है। या बिजली का बिल बढ़ गया तो व्यापार के नियंत्रण का बाहर है। तो सारे उद्यमी उन मापदंड को जानना चाहिए या मापदंड या पैरामीटर को जानना चाहिए जिनसे उसका व्यापार का मुनाफा बहुत संवेदनशील है। उसका मुनाफा बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं और पर्यावरण यानी माहौल 4C+E फ्रेमवर्क जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। अगले सवाल यह है, 2 या 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर या मापदंड में बदलाव आने पर फोरकास्टेड या पूर्वानुमानित P&L में क्या बदलाव होगा? ब्रेक इवन पर क्या असर होगा? एक बार आपने संवेदनशील पैरामीटर यानी मापदंड की पहचान कर लिए तो उनके प्रभाव को समझने के लिए गणना करनी चाहिए। तो आप एक बार मापदंड के पहचान कर लिए, जिन मापदंड से आपका P&L संवेदनशील है उनको पहचान लिया आप, तो गणना करके समझना चाहिए उनका प्रभाव क्या है।
उनका असर क्या है P&L में। लागत से संबंधित पैरामीटर के लिए जैसे कच्चे माल और श्रम लागत में 10% वृद्धि मानकर फोरकास्टेड P&L की गणना करनी चाहिए। तो क्या करते हैं, पूर्वानुमानित एक PL बना लोगे। मान लीजिए आप श्रम लागत और कच्चे माल की लागत को लेके एक अनुमान लगा के P&L बनाओगे। फिर एक और बनाओगे कि सोच के कि कच्चा माल के लागत में 10% का वृद्धि हो जाए या श्रम लागत में 10% का वृद्धि हो जाए तो मेरा P&L कैसे दिखेगा। तो बना के आप गणना करके आप देख सकते हो। आय संबंधित यानी रेवेन्यू संबंधित मापदंड या पैरामीटर के लिए जैसे कीमत और वॉल्यूम यानी मात्रा में 10% कमी मानकर फोरकास्टेड या पूर्वानुमानित P&L की गणना करनी चाहिए। तो आप पहले अनुमान लगाओगे कि किस कीमत पे बेचोगे उत्पाद को और कितनी मात्रा में बेचोगे, और एक पूर्वानुमानित P&L बनाओगे। फिर आप उस कीमत में और उस मात्रा में अगर 10% की कमी हो गई तो आपका P&L कैसे लगेगा उसकी गणना भी कर सकते हो। 10% हो या 5% हो, आप अनुमान लगा के कर सकते हो। इन प्रतिकूल परिवर्तनों के बावजूद यदि व्यवसाय में लाभ कमाने की संभावना है तो इसका मतलब है कि यह व्यापार करने का एक अच्छा विचार और उसका बिजनेस प्लान मजबूत है। तो ऐसे आप लागत में वृद्धि करने के बाद या आय में कमी करने के बाद फिर भी आपके पूर्वानुमानित P&L में लाभ दिख रहा है तो आपका बिजनेस प्लान यानी योजना मजबूत है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए P&L जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक हम बिजनेस की योजना बना रहे थे और बिजनेस की योजना में घटक कौन से हैं, 4 घटक जो है उनके बारे में सोच रहे थे। अभी हम चलते हैं और ये समझते हैं ये 4 अलग-अलग प्लान क्यों नहीं है। 4 अलग-अलग प्लान के बजाय एक ही बिजनेस प्लान के बारे में सोचना क्यों चाहिए। हमें 4 अलग-अलग प्लान के बजाय एक ही बिजनेस प्लान के बारे में सोचना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं? बिजनेस प्लान बनाने की सुविधा के लिए हमने बिजनेस प्लान को समझने के लिए और बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 4 घटकों में विभाजन किए थे। कोई बड़ा कार्य एक ही साथ नहीं किया जाता है, एक-एक पायदान आगे बढ़ते हुए किया जाता है। तो इसी तरह हमें बिजनेस प्लान को समझने के लिए और बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 4 घटकों में विभाजित कर लिए। जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की थी, एक प्लान के बन जाने पर उस प्लान के प्रश्नों के उत्तर पिछले प्लान के उत्तर को बदल सकता है। जैसे प्रोडक्शन प्लान बना लिए, प्रोडक्शन प्लान में जो प्रश्न थे उसके उत्तर के अनुसार मार्केटिंग प्लान बदल सकता है, या फाइनेंशियल प्लान बना लिया, फाइनेंशियल प्लान के उत्तर के अनुसार मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन प्लान, पीपल प्लान तीनों बदल सकते हैं। इसलिए उद्यमी के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि वह एक व्यापार के लिए 4 अलग-अलग घटक योजनाएं तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। तो आपने भले ही 4 घटकों में प्लान बनाया हो, पर आप एक ही बिजनेस प्लान बना रहे हो उस व्यापार के लिए, 4 अलग-अलग प्लान नहीं बना रहे हो। 4 प्लानों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलना जुलना है, तभी समग्र बिजनेस प्लान तगड़ा होगा। बिजनेस प्लान तब मजबूत होगा जब आपका मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान, पीपल प्लान और फाइनेंशियल प्लान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए अब इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे
पहला उदाहरण ये देखेंगे, अन्य प्लान में परिवर्तन के कारण मार्केटिंग और सेल्स प्लान में परिवर्तन। तो उदाहरण लेते हैं, एक उद्यमी जो अचार के व्यापार चला रहा हो, वो बाजार में जाके प्रतिस्पर्धी की कीमत पता लगाया है। उनको लगता है कि प्रतिस्पर्धी से बेहतर करने के लिए अपना पैकेजिंग की पेशकश और भी अच्छी होनी चाहिए, और मार्केटिंग और सेल्स प्लान में वो प्रतिस्पर्धी से 10% अधिक दाम लगाने पर विचार कर रही है। तो वो प्रतिस्पर्धी से 10% अधिक दाम लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग प्रतिस्पर्धी से बेहतर है। जब वो फाइनेंशियल प्लान में आती है तो उसे पता लगता है कि बेहतर पैकेजिंग सामग्री महंगी होगी और मुनाफे को काफी कम कर दी। जब लागत बढ़ती है, तो आपको याद होगा, जब लागत बढ़ती है तो लाभ कम हो जाती है। तो आपको बेहतर पैकेजिंग अगर देना है तो उसमें लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने के कारण मुनाफा या लाभ कम होगी। तो ये उद्यमी अभी क्या सोचती है, तो मार्केटिंग और सेल्स प्लान में बदलने का फैसला करती है, और प्रतिस्पर्धी के ही दाम में उनकी तरह ही पैकेजिंग देने की फैसला लेती है। ये फैसला लेने के बाद उसको लगता है, अब मेरा उत्पाद प्रतिस्पर्धी के बराबर है, तो संभावित ग्राहक आकर्षित नहीं होंगे। तो वो सोचती है कि संभावित ग्राहक को आकर्षित करने के लिए उत्पाद की कीमत में 5% की कमी करने की फैसला करती है वो। तो उत्पादन की कीमत में अगर 5% की कमी करने के फैसला लिए, तो फोरकास्टेड यानी पूर्वानुमानित P&L की फिर से गणना करनी होगी, क्योंकि आय अब कम हो जाएगी, और आय कम होने के कारण लाभ कम हो जाएगी, और ये जो नया लाभ है उसे स्वीकार्य है। तो ये एक उदाहरण हुआ। चलिए देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। अन्य प्लान में परिवर्तन के कारण प्रोडक्शन प्लान में परिवर्तन। एक उद्यमी है जो स्नैक शॉप के लिए एक बिजनेस योजना बना रही है। उसके मुख्य लक्षित ग्राहक है ऐसे पाठशाला है जो अपने कार्यक्रमों के लिए पैमाने पर स्नैक्स खरीदने के लिए आएंगे उनके पास। तो वो एक अनुमान लगाती है मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान में कि पाठशालाएं 15 दिन की उधार मांगेंगे, और प्रोडक्शन प्लान में वो ये मानती है या ये अनुमान करती है, वो आपूर्तिकर्ताओं को कच्चे माल खरीदने पर तुरंत पैसा भुगतान करेगी। जब उसने फाइनेंशियल प्लान में पूर्वानुमानित नकद प्रवाह यानी फोरकास्टेड कैश फ्लो तैयार किया, तो उसे महसूस होता है कि हर महीने जाने वाली नकद से आने वाली नकद से बहुत अधिक होगी। व्यापार से नकद बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, और व्यापार में बहुत कम नकद अंदर आ रहा है। इसका मतलब है व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी काफी ज्यादा लगेगा। उद्यमी के लिए वह प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो अगर वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी बहुत ज्यादा लगेगा, कार्यशील पूंजी उद्यमी को कहीं से लाना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होगा। इसलिए वह प्रोडक्शन प्लान की तरफ फिर से एक बार देखती है, और आपूर्तिकर्ताओं से 15 दिन के लिए उधार मांगने का फैसला करती है। वह जानती है कि वो आसानी से
सहमत नहीं होंगे, उनके साथ उद्यमी को बातचीत या सौदेबाजी करके मोल भाव करना होगा। तो ये एक उदाहरण हुआ जहां पे प्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लान में कुछ बदलाव लाने के कारण प्रोडक्शन प्लान को बदलने की जरूरत पड़ गई। चलिए आगे चल के एक और उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण, अन्य प्लान में परिवर्तन के कारण प्रोडक्शन प्लान में परिवर्तन। एक और उदाहरण देखते हैं। एक उद्यमी किराने के दुकान के लिए एक बिजनेस व्यापार की योजना बना रहा है। मार्केटिंग और सेल्स प्लान में उसने कोल्ड ड्रिंक बेचने का फैसला किया है। उसके प्रतिस्पर्धी ऐसा नहीं कर रहे हैं और गर्मियों के महीने करीब आ रहे हैं। तो प्रोडक्शन प्लान में उसने उपकरण के तौर पर कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए एक छोटा फ्रिज खरीदने का फैसला किया है। तो फाइनेंशियल प्लान वो जब बना रही है, जब वो आवश्यक फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी की गणना करती है फ्रिज खरीदने के लिए, तो उसे महसूस होता है कि उसके लिए बहुत अधिक है। यह फ्रिज खरीदने के फैसला के कारण हुआ है। तो क्या करती है, वो एक फ्रिज की दुकान में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उनके पास फ्रिज किराए पर देने की योजना है। उन विवरणों के आधार पर वह प्रोडक्शन प्लान में बदलाव करती है। जहां पे पहले प्रोडक्शन प्लान में वो फ्रिज खरीदने सोच रही थी, अब उसको बदल के प्रोडक्शन प्लान में फ्रिज किराए पे लेने का उपाय लगाती है। वह देखती है कि इस फैसले का प्रभाव तो खरीदने के बजाय किराए पर रखने से क्या होता है, स्थिर पूंजी में कमी हो जाता है और कार्यशील पूंजी में बढ़ोतरी होती है। तो वो देखती है कि इस फैसले का प्रभाव पूर्वानुमानित P&L पर उचित हुआ है और स्थिर पूंजी की राशि भी घट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे उदाहरण पे। मार्केटिंग सेल्स प्लान, अन्य प्लान में परिवर्तन के कारण मार्केटिंग और सेल्स प्लान अथवा पीपल प्लान में परिवर्तन। एक उद्यमी है जो ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती है। उसने यह फैसला लिया है पूर्णकालिक यानी फुल टाइम सहायक को काम पे रखने के लिए, एक कर्मचारी को काम पे रखने के लिए फैसला लिया है। वो कर्मचारी पूर्णकालिक यानी फुल टाइम सहायक बनेगी और उनको ऐसे वेतन पर रखने का फैसला किया है जो बाजार दर के बराबर है। फाइनेंशियल प्लान जब बनाती है, पूर्वानुमानित P&L की गणना करते समय उसे दिखाई देता है कि लाभ पर्याप्त नहीं है। उसे महसूस होता है कि इसकी वजह वो कर्मचारी का वेतन, फुल टाइम कर्मचारी सहायक जो है उसके वेतन के द्वारा है। तो वो सोचती है, फिर वह इसके बजाय फुल टाइम मदद लेने के फैसला वो इसके बजाय फुल टाइम लेने का फैसला करती है। लेकिन इसका मतलब वो बोलती है कि मुझे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं चाहिए, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब कर्मचारी को काम पे रख लूंगा यानी पार्ट टाइम। लेकिन इसका मतलब है हर दिन में उसे कुछ घंटों के लिए अकेले काम करने की आवश्यकता होगी। अगर सहायक दिन भर नहीं बैठता है तो मालिक को अकेले काम करने की जरूरत पड़ेगी। इससे प्रत्येक ग्राहक को सेवा देने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, क्योंकि आप ग्राहक को सेवा देना पड़ेगा। फिर ग्राहक के जाने के बाद ब्यूटी पार्लर की सफाई भी खुद करना पड़ेगा उनको। तो उससे क्या होता है, एक दिन में जितने ग्राहक सोचे थे उतने ग्राहक को सेवा नहीं दे सकती है, उससे कम ग्राहक को सेवा देने पड़ेगी। इसलिए उसे मार्केटिंग और सेल्स प्लान में बदलाव लाना होगा। वो बदलने के बाद रेवेन्यू में घटाव आता है, क्योंकि पहले आप हो सकता है पहले उसने सोचा था कि एक दिन में 10 ग्राहक को सेवा देगी, अब सोचती है कि सिर्फ 8 ग्राहकों को सेवा दे सकती है। तो इसके कारण रेवेन्यू यानी आय में घटाव आता है और पूर्वानुमानित P&L की पुनर्गणना की जरूरत पड़ जाती है। P&L पर कम लागत
लागत भी कम होती है क्योंकि वो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, अभी जब जरूरत पड़ेगी तभी वो कर्मचारी काम पे आता है, तो उससे वेतन कम हो गया। और P&L पर कम लागत का सकारात्मक प्रभाव और कम आय का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए मुनाफे का स्तर बढ़ चुका है जो उसे स्वीकार्य है। तो इससे क्या होता है, आय कम हो गई है पर लागत भी कम हो गई है, तो दोनों को कुल मिला के लाभ बढ़ गई है और वो उस उद्यमी को स्वीकार है, तो वो प्लान बदल के खुश हो गई है। तो अभी तक उदाहरण देख रहे थे कि एक प्लान को बदलने का क्या असर होता है अन्य प्लानों पे। चलिए अब जाके देखते हैं बिजनेस प्लान पर एक रियलिटी चेक यानी वास्तविकता देखना कैसे करते हैं इसको। बिजनेस योजना पर एक रियलिटी चेक करना। आमतौर पर सारे उद्यमी भविष्य के बारे में आशावादी होते हैं। इसका मतलब है वो सोचते हैं कि चीजों के प्रति आशान्वित होते हैं, यानी वो सोचते हैं कि हमारे व्यापार में सब अच्छा चलेगा, आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और लागत नियंत्रण में रहेगा, और उनकी बिजनेस की योजना आमतौर पर इस आशा को दर्शाता है। पर उद्यमी जितने भी आशावादी हो, कभी कभार चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है। इससे उद्यमी को नुकसान हो सकता है। आप कितना भी कोशिश करें, कभी कभी चीजें उल्टा पड़ जाती है और नुकसान हो जाता है, और उद्यमी बड़ा निराश भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं से बचने के लिए हर एक उद्यमी को बिजनेस प्लान तैयार करने के बाद रियलिटी चेक यानी ये योजना जो बनाए हैं वो वास्तविक है या नहीं, उसको देखना चाहिए। रियलिटी चेक यानी वास्तविकता करने का मतलब है कि बिजनेस प्लान में बनी मान्यताओं के बारे में स्वयं से कठिन प्रश्न पूछना। यानी जो भी प्रश्न का सवाल दिए हो, आपको पूछना होगा ये मेरे योजना के अनुसार है, ये जो मैं अनुमान लगाया हूं उससे अच्छा हुआ तो क्या होगा, उससे बुरा हुआ तो क्या होगा। एक कठिन प्रश्न पूछना है। आप सिर्फ ये नहीं पूछ सकते हो अपने आप से ये अच्छा हुआ तो क्या होगा, आपको दोनों तरफ से देखना है, अच्छा हुआ तो क्या होगा, बुरा हुआ तो क्या होगा। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें ये रियलिटी चेक यानी वास्तविकता करने के लिए 4C+E ढांचे का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अगली स्लाइड पर दिखाया गया है। बिजनेस योजना पर एक रियलिटी चेक। तो हमारे बिजनेस योजना जो हमने बनाया है वो वास्तविक है कि नहीं, कैसे देख सकते हैं। तो नीचे कुछ प्रमुख प्रश्न दिए गए हैं जो उद्यमी को रियलिटी चेक करने के लिए खुद से प्रश्न चाहिए। सबसे पहला 4C+E का उपयोग कर रहे हैं, तो 4C+E में सबसे पहला C है कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स यानी ग्राहक और प्रतिस्पर्धी। तो सबसे पहला कठिन सवाल आपको अपने से पूछना है, क्या हम वास्तव में इतनी मात्रा में उत्पाद या सेवा बेच सकते हैं। हमने अनुमान लगाया कि इस मात्रा में बेचेंगे, तो हमको सोचना होगा वास्तव में बाजार इतनी मात्रा में हमसे खरीदने का क्षमता रखता है कि नहीं, हम इतना मार्केट शेयर उठा पाएंगे कि नहीं, इतनी मात्रा में बेच सकते हैं कि नहीं। दूसरा कठिन प्रश्न ये है, क्या हमारे उत्पाद सही में प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से बेहतर है, ताकि उनके दाम हम ज्यादा रख सकते हैं। हमारे उत्पाद या सेवा सही में प्रतिस्पर्धी से बेहतर है या नहीं। अगर बेहतर है तो कीमत ज्यादा रख सकते हैं, अगर बेहतर नहीं है तो कीमत समान या कम रख की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये हुआ पहली सी, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोच। अभी आते हैं दूसरे सी, कैपेबिलिटीज या क्षमताएं। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या हम वास्तव में इतनी मात्रा में उत्पाद बना सकते हैं। हमने अनुमान लगाया कि इतनी मात्रा में उत्पाद बनाएंगे, क्या हमारे पास क्षमताएं, उपकरण और समय है कि इतनी मात्रा में
बन जाए उत्पाद। दूसरी सवाल ये है, जो उपकरण हमें जरूरी है, क्या वो उपकरण आसानी से किराए पर मिलेंगे या हमें खरीदना पड़ेगा? तो ये हुआ कैपेबिलिटीज के बारे में। चलिए तीसरे सी पे चलते हैं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, लागत और लाभ। तो पहले सवाल ये है, क्या हम वास्तव में पार्ट टाइम काम करने वाले लोग मिल सकते हैं? क्या हमें पार्ट टाइम करने वाले लोग मिल सकते हैं? तो जैसे हमने ब्यूटी पार्लर के उदाहरण में देखा, फुल टाइम कर्मचारी यानी एक कर्मचारी जो पूरे दिन आपके व्यापार में काम करेगा, उसका वेतन हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो आपको ये निर्णय लेना होगा कि पार्ट टाइम यानी जो कुछ समय तक दिन में, हो सकता है शायद दिन में 4 घंटे आपके व्यापार में काम करता हो, ऐसे एक कर्मचारी को रखना है ताकि वेतन नियंत्रण में हो। वास्तव में ऐसे कर्मचारी मिलेंगे कि नहीं? और दूसरा सवाल यह है, क्या वास्तव में लाभ व्यवसाय करने के लायक है? जो लाभ है व्यवसाय से, वो व्यवसाय करने के लायक है कि नहीं? चलिए चौथे सी पे चलते हैं, पूंजी यानी कैपिटल। क्या हमारा स्थिर पूंजी यानी फिक्स कैपिटल इससे कम नहीं हो सकता है? स्थिर पूंजी कम करने का कोई और उपाय है कि नहीं? और कितना जल्द हमें बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं? ये हुए 4 सी। अब चलते हैं ई यानी एनवायरनमेंट, व्यवसाय का वातावरण या माहौल। इस महामारी के समय में क्या ग्राहक वास्तव में दुकान पर आएंगे? क्या उन्हें बीमार पड़ने का डर नहीं होगा? ये सवाल अभी पूछेंगे। किसी और वक्त पे अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हो तो ऐसे ही कुछ और सवाल होंगे, आपको इनके बारे में सोचना होगा। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं। जैसे हमने पहले बात किया है, एक बिजनेस योजना गतिशील है। इसका मतलब है जैसे ही बिजनेस का वातावरण और माहौल बदलता है, बिजनेस का वातावरण और माहौल बदलते रहते हैं, उसके अनुसार बिजनेस प्लान या योजना भी बदलता रहता है। तो आपको बदलाव लाना है प्लान में। इसका मतलब है कि व्यापार की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए उद्यमी को इसे बदलना होगा। हर दिन नए प्रतिस्पर्धी आते हैं, प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी होती है या घट जाता है, नए उत्पाद आते हैं, माहौल बदलता रहता है, महामारी आते हैं, महामारी जाते हैं, तो माहौल बदलता रहता है। इसके अनुसार आपके बिजनेस योजना को भी आपको बदलना पड़ेगा। बहुत बार उद्यमी ने जो परिस्थिति को समझकर बिजनेस योजना बनाया था, वह परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है। इसलिए उद्यमी को सतर्क रहना चाहिए और जैसे ही परिस्थिति बदलती है, उद्यमी को बिजनेस प्लान में बदलाव लाना चाहिए। कई बार हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये परिस्थिति है और इस परिस्थितियों के लिए ये बिजनेस योजना या प्लान सही रहेगा। फिर हम गौर नहीं करते हैं परिस्थिति के बारे में, और जब परिस्थिति में बदलाव आ जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, परिस्थिति पे एक कड़ी नजर रखिए और जैसे परिस्थिति में बदलाव आते हैं तो आपका बिजनेस प्लान में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस प्लान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्लान उद्यमी के दिमाग में भी है। इसलिए उद्यमी के दिमाग में जब विचार बदलते हैं, उस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए बिजनेस प्लान यानी योजना के दस्तावेज को भी बदलना चाहिए। चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।